हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस वाली मेरा क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर जो है वो रनिंग में था। आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों को आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है, जो डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है, वो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से स्टार्ट करना है। देखो, प्रॉब्लम के पीछे रीज़न तो आप सब लोगों को पता होगा ही कि इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होती है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास साधन जो है ना वो सीमित है। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, असीमित इच्छा है। तो हम अब जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे आज मेरे पास 100 रुपये हैं, तो उन 100 रुपये से मान लो मैं गोलगप्पे खा लूँ, या मान लो मैं कोई 100 रुपये का टी शर्ट परचेज कर लूँ, या 100 रुपये का मान लो मैंने कोई आइसक्रीम वगैरह खा लिया, 100 रुपये का मान लो मैंने बुक परचेज कर लिया। तो 100 रुपये के अल्टरनेटिव यूजेज है, वैकल्पिक उपयोग है। लेकिन एक बारी में मैं कोई एक ही चीज़ परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वांट्स तो बहुत सारी हैं पर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो मुझे चयन करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखो बात करेंगे इसके ऊपर, बेसिक प्रॉब्लम। तो देखो ऑल कंट्रीज देखो बिना किसी एक्सेप्शन के स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस करती है। ओनली कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, ध्यान रखना, चाहे वो मिलियनर हो, चाहे बिलियनर, करोड़पति, अरबपति क्यों ना हो, ध्यान रखना उस वो भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम से जूझता है, क्योंकि वो सारी अपनी वांट्स को, ध्यान रखना, सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। द रिसोर्सेज की बात करें, नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैनमेड, चाहे कैपिटल गुड हो, कंज्यूमर गुड हो, मतलब उपभोक्ता उत्पाद हो, पैसा हो, समय हो, जितने भी रिसोर्सेज है, ध्यान रखना, उनके अल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक उपयोग होते हैं, ध्यान रखना। और वो एक परेशानी हमारे लिए क्रिएट करते ही हैं। कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमारी वांट्स के कंपैरिजन में, ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिसोर्सेज ठीक है आपके पास बहुत सारे हैं, पर मेन चीज़ क्या है कि वो कंपैरेटिव जो है, ध्यान रखना, वो कम है। कंपैरेटिव, ध्यान रखना, वो लेस है। किसके कंपैरिजन में लेस है? वो ध्यान रखना, वांट्स के कंपैरिजन में उसकी तुलना में कम है। तुलनात्मक तौर पे कम होने के कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोल कैन बी यूज टू फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक। तो कोयले का उपयोग आप कहीं जगह कर सकते हो, चाहे औद्योगिक उत्पाद बनाए, चाहे घर पे आप खाना बनाने के लिए यूज़ करें, चाहे कोई सर्दियों में अपने हाथ ही क्यों ना तप रहा हो भैया उसके ऊपर। But if the resources were unlimited, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. तो अगर रिसोर्सेज नो डाउट अगर इनफाइनाइट हो, बहुत सारे हो, तब तो कोई भी ह्यूमन अपनी सारी नीड को पूरी कर लेंगे, तब तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। इवनली अपन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम का टॉपिक ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट इफ ए रिसोर्स इज ओनली सिंगल यूज, देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब भी अराइज नहीं होती जब रिसोर्स का केवल एक यूज होता है, कि इस रिसोर्स का यूज केवल इसी चीज़ के लिए किया जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब एक रिसोर्स के मल्टीपल यूज होते हैं, तब हमें चूज करना पड़ता है उस रिसोर्स का हम उपयोग कहाँ करें। जब एक चीज़ के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तब हमें सोचना पड़ता है। जैसे अब समय है, समय के बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग है। मैं पढ़ाने में करूँ, मैं रेस्ट करने में, मूवी देखने में, खेलने जाऊँ, तो वैकल्पिक उपयोग है इसके, इसलिए मुझे चूज करना पड़ता है। अब मेरा एक समय का एक यूज होता है पढ़ाना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं होती, मुझको पढ़ाना ही पड़ता। तो लेकिन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम देखो, चाहे किसी प्रकार की अर्थशास्त्र प्रणाली, कैपिटलिस्ट चाहे पूंजीवादी हो, चाहे सोशलिस्टिक आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिक्स्ड हो, मिश्रित हो, ये सब में ये सेंट्रल प्रॉब्लम रहता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द वांट। तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है कि साधन हमारे पास वैसे कम नहीं होते हैं, लेकिन साधन हमारे पास इच्छाओं की तुलना में कम होते हैं। ध्यान रखना, हमारे वांट्स के कंपैरिजन में वो कम होते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स की। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अगर ये क्वेश्चन आता भी है कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की अराइज क्यों होती है, तो आपका सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी वाला आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ऐसा होता है। भाई किस कारण से होता है ऐसा? सीमित सीमित साधनों के कारण से ऐसा होता है, रीजन ये। लेकिन अगर वो सेकंड नंबर पे हमें ये देता है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, असीमित इच्छाएं देता है, तीसरा देता है बोथ, तो हम बोथ पे जा सकते हैं। अगर वो थर्ड ये दे दे अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, अब अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, और फोर्थ दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे जाना है। ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव की जगह नन ऑफ द अबव दे दे, इन तीन में से कोई चूज करना हो, तो वापस है लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास साधन सीमित है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी हमारी आंसर की। ध्यान रखना, सबसे मेन कॉज यही है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अपन देखो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 बेसिक प्रॉब्लम के अंदर: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन होंगे।
देखो लेकिन फिर भी देखो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं और आपसे पूछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आप है ना जनरली उसको ये टाइप्स बताएंगे कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स में वो ये रहती है। सेंट्रल प्रॉब्लम अगर अपन को इकोनॉमिक्स की लेनी है, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या अगर हमें लेनी है तो तीन प्रॉब्लम आप लें। सबसे पहला क्या लें आप? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी साधनों का आवंटन, कि जो भी हमारे पास संसाधन है उनका हम आवंटन एलोकेशन कैसे करेंगे। सेकंड नंबर पे हमें लेना है ऑप्टिमम ऑब्लिक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी दूसरा, क्योंकि जब संसाधन हमारे पास सीमित है तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए, वेस्ट नहीं हो, वो अनयूज नहीं हो, वो हमें ध्यान रखना है। और थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी वृद्धि एवं विकास किसका? संसाधनों का। कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर हमें उनकी ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे आज अगर पानी की कमी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बारिश वगैरह अगर आती है तो भैया हम तालाब वगैरह जो हैं वो उनकी खुदाई करें, उनकी क्लीनिंग करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम जितना उसके नए डैम बनाएं, पानी को स्टोर करें। अगर रिसोर्सेज कम है तो हम उनका डेवलपमेंट करें। जैसे पानी को वेस्ट नहीं करें, कोशिश ये करें जितना भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आउटपुट हम ले सकें वो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें रखना है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें करनी है अगर वो चीज़ लिमिटेड है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के आवंटन में ध्यान रखना। तीन प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करना है। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए करना है। तो ये तीन प्रॉब्लम जो है वो मैं लेके चलनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा भी उत्पादन करे किसका। क्योंकि एक चीज़ में अगर आपने रिसोर्सेज संसाधन ज़्यादा लगा दिए तो आप समझ सकते हैं दूसरी चीज़ के लिए रिसोर्सेज या साधन आपके पास कम बचेंगे। और जब आप चूज़ कर लेते हैं क्या बनाना है तो फिर आप इस पर भी ध्यान दें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना करना है, हाउ मच। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में भी अगर डिसाइड कर लिया कि इतना कंज्यूमर गुड, हम कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड बनाएंगे तो कंज्यूमर कितना, कैपिटल कितना, हाउ मच टू प्रोड्यूस भी आपको रखना है। हाउ टू प्रोड्यूस देखो, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं। या तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव। या तो आप पूंजी सघन तकनीक का उपयोग करें या फिर आप श्रम सघन तकनीक का उपयोग करें। तो आपके पास दो मेथोडोलॉजी है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव पर अगर जाते हैं, श्रम का उपयोग ज़्यादा करते हैं अगर उत्पादन के अंदर, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस होगा, ये तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी ज़्यादा आएगी, काम धीरे हो पाएगा। और जब कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, इंटेंसिव अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, मशीन प्लांट मशीनरी का यूज़ करेंगे तो, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अब इंडिया की लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, लेबर ज़्यादा है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, श्रम का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आज अमेरिका वो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है तो उसको कैपिटल या टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उत्पादन करना कैसा है। और फिर हुम टू प्रोड्यूस के बारे ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि जो फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेगा। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ध्यान रखना हिंदी में आप क्या लिखेंगे, आय के वितरण से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, आय के वितरण से, कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखना आय का वितरण एक समान होना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच का गैप है वो कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा बढ़े नहीं। ध्यान रखना रिचर और पुअर सेक्शन के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम हो, रिचर और पुअर के बीच में का गैप कम से कम हो, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आपको प्रोडक्शन करना किसके लिए है, तो वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम रहती है। तो एलोकेशन में फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम आता है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस आ गया कि भाई हमें क्या उत्पादन करना है फॉर एग्जाम्पल। तो रिसोर्सेज देखो लिमिटेड हैं, तो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कौन से गुड्स या कौन सी सर्विस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसका उत्पादन करेंगे। क्योंकि समस्या क्या आएगी, एक चीज़ का भी बात उत्पादन ज़्यादा हुआ तो दूसरे के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम बचेंगे। तो नॉट ओनली द सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस, इट हैड आल्सो डिसाइड उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, जो मैंने बताया हाउ मच, कितना। क्योंकि मैंने बोला आपने 4 चीज़ डिसाइड तो कर ली है, पर 4 में से भी अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो दूसरे के लिए कम बचेगा, तो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया इन चारों में से कितना कितना प्रोडक्शन किस किस का करना है, उस चीज़ का भी निर्णय हमें लेना पड़ेगा। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस जो रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम पता रिलेटेड किससे है, चूज ऑफ टेक्नोलॉजी से। वैसे किससे रिलेटेड है, चूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब हम उत्पादन करते हैं ध्यान रखना तो हमें किस प्रकार की उत्पादन की तकनीक का उपयोग करना है, कि हम श्रम का उपयोग करें ध्यान रखना, या हम लोग जो है वो कैपिटल या पूंजी का उपयोग करें, तो हमें लेबर का यूज़ करना है, कैपिटल का यूज़ करना है, वो हमारे लिए। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा ध्यान रखना, उस पर हम बात करेंगे। तो लिखा है देखो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है, लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, श्रम सघन तकनीक का उपयोग करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर देखो क्वेश्चन आता है कि लेबर इंटेंसिव मेथड कहाँ यूज़ करना है, आपको सीधा सा आंसर लगाना लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ध्यान रखना आप आंसर क्या लगाएंगे, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ये लगाना है। पूछे कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहाँ यूज़ होगा, तो आप सीधा सा क्या लगाएंगे, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। हिंदी में क्या लिखा जाएगा, श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था, पूंजी आधिक्य अर्थव्यवस्था। जैसे इंडिया है तो मैंने बोला इंडिया में लेबर ज़्यादा, इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो इंडिया में लेबर क्या है, चीप है। तो इंडिया के आइडियलिस्टिक कंडीशन क्या है कि वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे लेबर सस्ता है तो हो सकता है आपको कॉस्ट वाइज भी इंडिया में बेनिफिट मिले, इसलिए बहुत सारी कंपनीज चाइना इंडिया में आई भी है, क्योंकि यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, लेबर सस्ता भी है। और दूसरा फ़ायदा क्या रहेगा कि आप इंडिया में अगर लेबर ज़्यादा है तो लोगों को काम भी ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, ये पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और जैसा अमेरिका है, अमेरिका में लेबर महंगा है, वहाँ कैपिटल सस्ता है, कैपिटल सरप्लस है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज बहुत हैं, तो वहाँ पर उनको कैपिटल सरप्लस टेक्नोलॉजी जो है मेथड यूज़ करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है देखो कौन सा फैक्टर कहाँ पर है, देखो उनकी रिलेटिव प्राइजेज आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला अमेरिका में कैपिटल सस्ता है तो वहाँ कैपिटल यूज़ कीजिए आप, पूंजी सघन तकनीक का उपयोग कीजिए, पूंजी वहाँ पर सस्ती है। इंडिया में आएंगे तो लेबर सस्ता है, श्रम सस्ता है, तो आपको श्रम सघन तकनीक का उपयोग जो है वो करना चाहिए। थर्ड है देखो फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी कि सोसाइटी को भी डिसीजन करना पड़ेगा फॉर हुम इट शुड प्रोड्यूस। सोसाइटी क्योंकि देखो हर किसी बंदे का लिखा हुआ है कि वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, फिर भी आपकी कोशिश तो यही करना चाहिए कि ईच सेक्शन जो है उसको आप ध्यान में रखें, खास तौर से जो पुअर सेक्शन उसका। तो इट हैज़ टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच गुड टू। अब टोटल जितना प्रोडक्शन होगा उसमें भी किसके लिए कितना करना है। जैसे अगर मान लो आज बुलेट ट्रेन चल रही है अगर रिचर सेक्शन के लिए, या मान लो मिडिल क्लास के लिए अगर आप वंदे भारत चला रहे हो, तो फिर लोकल ट्रेन भी आप उतनी ही चलानी पड़ेगी आपको, जो गरीब लोग हैं जो सस्ते में ट्रेवल कर सकें। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन के लिए आप कितना जो है वो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि कोशिश ये करनी कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैंने कहा ना कि ये आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार आता है तो आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट प्रोविजन टू बी, जो मैंने बोला कि एलोकेशन हो गया, एलोकेशन के बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रखें आप। सेकेंड प्रॉब्लम कि हमें जितने भी रिसोर्स हैं उनको वेस्ट नहीं करना है, अनयूटिलाइज नहीं रखना है, उनका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना है। और तीसरी प्रॉब्लम हमें रखनी है कि हमें प्रोविज़न बनाने चाहिए कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उनकी ग्रोथ कैसे करें, डेवलप कैसे करें। जैसे आज हमारे पास पैसा कम रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि बैंक सेविंग अकाउंट में हम डालें उसको, एफडी करवाएं उसको, या म्यूचुअल फंड्स में डालें, कैसे उसकी ग्रोथ करें ताकि हमारी रिसोर्सेज बढ़ सके फ्यूचर के लिए। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज अगर जितने कम होंगे आपके पास, प्रॉब्लम जो आपकी ध्यान रखना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।
अब देखो क्वेश्चन आ गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ईज के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज है वो चीज़ मैं सबसे पहले पकड़ूंगा। वैसे assigning limited resources in a way that unlimited desire and need of the society are satisfied, तो मेरे ख्याल से काफ़ी वैसे सही जा रहा है ये कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है कैसे हम अनलिमिटेड जो डिज़ायर है सोसाइटी को उनको सेटिस्फाई कर सकें। इंश्योरिंग मिनिमम इनकम फॉर ई सिटीजन, कुछ मतलब नहीं है इसका। एश्योरिंग दैट प्रोडक्टिव हैपन्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है प्रोडक्शन मोस्ट इफेक्टिव वे में हो, लेकिन ये भी इतना बढ़िया नहीं है। डिमांड का एनालिसिस करना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए, कि भाई जो हमारे पास सीमित संसाधन है साधनों को किस प्रकार से हम आवंटित करें कि समाज की असीमित जो इच्छा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके। सेकंड, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस। सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? तो लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सही है, बिल्कुल पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अनलिमिटेड वांट्स है, बात ठीक है। स्कैर्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी ठीक है। सी ए लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स होना चाहिए, तो सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर डी हो जाएगा कि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज की भी क्या है, वैकल्पिक उपयोग है, ध्यान रखना। तो इनिशियली मेरा पढ़ने में गलती हो गई, पर आंसर डी जाएगा। ह्यूमन वांट्स आर इन रेस्पॉन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अगर ह्यूमन वांट्स की अगर बात की जाए इन रेस्पॉन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अब ह्यूमन वांट्स की अगर बात की जाए इन रेस्पॉन्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते, अगर वांट्स के रेफरेंस में है, ध्यान रखना। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होता तो ज़्यादा बेटर होता, हो सकता है अगर ह्यूमन वांट्स की बात की जाए तो आंसर अनलिमिटेड हो जाएगा यहाँ पर, और अगर रिसोर्सेज होते तो हम लिमिटेड लगा देते, स्कैर्स लगा देते। व्हाट इम्प्लीकेशन डज रिसोर्सेज स्कैर्सिटी हैव फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, तो रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स वो वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं, वो स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि हम सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके रिलेटिव रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक चॉइसेस, वी मस्ट डेवलप वे टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल नीड, द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठीक है आप नई साधनों को खोजें या इच्छाओं को कम करें, ये ज़्यादा बेटर नहीं है। स्कैर्सिटी क्यों है, संसाधन सीमित क्यों है? क्योंकि वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, उतने लायक नहीं है वो। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव। मैंने क्या बोला है, रिसोर्स वैसे स्कैर्स नहीं है, आज 1 लाख बंदा रुपए कमा रहा है वो भी कम नहीं है, लेकिन उसकी वांट्स के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। तो एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी में तो नहीं जाऊंगा मैं, निरपेक्ष पे नहीं जाऊंगा मैं, जाऊंगा सापेक्ष तुलनात्मक जहां पर होगा। क्योंकि एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कोई बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है तो अपन ने कहते हैं गरीब यार 10,000 कमा रहा है। एब्सोल्यूट रिलेटिव स्कैर्सिटी क्या होती है कि यार बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है लेकिन यार जो इसकी बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, इस हिसाब से तो यार इसके पास रिसोर्सेज कम है। तो कंपैरेटिव स्टडी हमें जहाँ पर करनी होती है, ध्यान रखना, तुलना जहाँ हमें करनी होती है वो रिलेटिव होता है। तो स्कैर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी, ये हमें ध्यान रखना है कि सापेक्षिक दुर्लभता में देखने के हमारे पास जो साधन है वो हमारी इच्छाओं के सापेक्ष उनकी तुलना में ध्यान रखना कम है, ठीक है। बाकी स्कैर्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर ये सब कुछ मतलब वाली बातें नहीं है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आता है देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मतलब अर्थशास्त्र की प्रणालियाँ कौन कौन सी है। आप अपनी इकोनॉमी को जब चलाते हैं, रन करते हैं, तो आप किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का उपयोग में लेते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपको पता है कि मेन तौर पर होने में और भी हो सकती है, देखो इकोनॉमिक अगर अपन सिस्टम की अगर बात करें, जैसे ठीक है हमने बोला कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है, मिक्स्ड है, 3 है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवाद। होने में और भी हो सकता है, ध्यान रखना। कोई यूँ मान के चल सकते हैं अपन, जैसे अब नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो वो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सोशलिस्टिक है कि अकेला बंदा उसको चला रहा है। तो कई जगह पे बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप का भी आपको सिस्टम देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। मोनार्की सिस्टम मिल सकता है, ओलिगार्की मिल सकता है, जब कुछ लोग ही मिलकर जो है वो पूरी देश को एक परिवार ही चला रहा है या एक बंदा ही चला रहा है, कहीं का राजा है तो वो। तो ऐसे सिस्टम बहुत हो सकते हैं, पर मुख्य तौर पर हम 3 मानते हैं कि इकोनॉमी को चलाने के 3 सिस्टम हो सकते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स। जैसे मिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको मिक्स सिस्टम देखने को मिलता है, और मिक्स्ड पता है कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग
फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है, ध्यान रखना, इसको हम फ्री इकोनॉमी सिस्टम भी बोलते हैं। रीजन फ्री इकोनॉमी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है वो ना के बराबर होता है, ध्यान रखना, इसलिए फ्री। और इसमें जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, ध्यान रखना, इसमें प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो डिमांड सप्लाई से किया जाता है, और डिमांड सप्लाई को हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। इसलिए इस इकोनॉमी को, ध्यान रखना, मार्केट सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्केट सिस्टम। और एक वर्ड है, ध्यान रखना, लेटिन लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब भी होता है फ्री इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो कैपिटल इकोनॉमी को लेसेज फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल इकोनॉमी का मतलब यही है। याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोला गया था एडम स्मिथ को, क्योंकि एडम स्मिथ हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के फेवर में थे, जहां वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, एलोकेशन, डेवलपमेंट, वो सब कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्लेयर ही डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या होगा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बना दिया, बजट दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, या फॉर एग्जांपल लॉ मेंटेन करना है, नेशनल सिक्योरिटीज़ हो गया, वो मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना, ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा, बाकी सारे डिसीजन प्राइवेट कंपनीज लेगी। अब देखो, कैपिटल इकोनॉमी अगर प्राइवेट डोमिनेंट रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि इनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जब प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो वेलफेयर कम होगा, ध्यान रखना, तो यहाँ रिचर सेक्शन रिचर होता चला जाएगा, पुअर पुअर। तो इस तरह के सिस्टम में सबसे बड़ी ड्रॉबैक कैपिटल इकोनॉमी मुझे यही लगता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलता है। अमीर बंदा अमीर, गरीब गरीब होता चला जाता है, तो गैप जो है, ध्यान रखना, वो बढ़ता चला जाता है। जैसे इंडिया भी सोशलिस्टिक से मिक्स और मिक्स से थोड़ा कैपिटल की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी फ्रीडम जो है प्राइवेट को ज़्यादा मिल रही है। तो इंडिया में भी आप देखेंगे कि अश्वनी और अंबानी के बीच के इनकम का गैप आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो गैप जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या रहता है, प्राइवेट ऑनरशिप राइट रहते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपका राइट, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये खुद आप सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। सबसे अच्छी बात जो कैपिटल इकोनॉमी में देखने को मिलती है, अभी पढ़ेंगे, कंज्यूमर सोवेरेनिटी। कंज्यूमर सोवेरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि कैपिटल इकोनॉमी में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होगी, आपके पास चॉइस होगी, ध्यान रखना यहाँ पर, कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगे। और कैपिटल इकोनॉमी में यूजुअली अगर कोई प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो देखो ये हाई प्राइस प्रोडक्ट ही बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस तो देखेंगे, वैसे चीप रिसोर्स क्या है, वरना कैपिटल टेक्नोलॉजी इनकी प्रेफरेंस में रहेगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो रिचर सेक्शन के लिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि अमीर लोग इनको पैसे ज़्यादा पे कर सकते हैं और इनको प्रॉफिट के लिए, ध्यान रखना, काम जो है वो करना है। तो कैपिटल इकोनॉमी ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी में यूज़ की जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, ये इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर रहेगा। और फिर बिल्कुल इसका अपोजिट चलेगा हमारा सोशलिस्टिक, तो पढ़ के देखेंगे वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स वगैरह क्या है। तो देखो, सबसे पहले कैपिटल इकोनॉमी है, जो देखो दिख रहा है आपको, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, लिखा ना, देखो, लेसेज फेयर इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं। लेसेज फेयर का भी मतलब, एक वर्ड का मतलब ही होता है फ्री, जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो। और एक नाम और अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कैपिटलिस्टिक आ गया, फ्री इकोनॉमी आ गया, बिल्कुल ठीक है, फ्री या मार्केट इकोनॉमी लिख दिया, ठीक है, आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं, फ्री इकोनॉमी ऑब्लिक मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो देखो, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, ओन एंड कंट्रोल किसके थ्रू किए जाएंगे, देखो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू किए जाएंगे, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल जो है वो ना के बराबर है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो नहीं है। डिसीजन जो है कंज्यूमर बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस कौन डिटरमाइन करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करेगी, यानी आर्थिक गतिविधियां। जैसे जिन चीज़ों की डिमांड होती है ना मार्केट में, ये वही चीज़ बनाते हैं, ध्यान रखना, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे चलते हैं। कंज्यूमर जो प्रेफर करेंगे उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, वही प्राइस ऑफर करेंगे जो कंज्यूमर पे कर सकता है। गवर्नमेंट का देखो लिमिटेड रोल होता है, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर जो है वो पूरा अपन कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट के अंडर में रहता है। करेक्टर की बात की जाए देखो, तो इसमें आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट यानी निजी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जो भी प्रोडक्टिव फैक्टर हैं, मशीनरी, फैक्ट्रीज, माइंस वगैरह जो हैं, वो प्राइवेट ऑनरशिप में रहेंगे, ध्यान रखना, ना कि गवर्नमेंट ऑनरशिप में। प्राइवेट वाले जो है वो अपने तरीके से इन चीज़ों का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ऑनर ऑफ दिस फैक्टर देखो फ्री होते हैं, वो जैसे चाहे उनको यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना, उनको किसी को रखना है, किसी बंदे को निकालना है,
गवर्नमेंट में हाउर पुट सम रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट जरूर लगा सकती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फिर भी इसमें लिमिटेड ही रहेगा। सेकंड देखो फ्रीडम एंटरप्राइजेस की यहाँ पर, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सब कुछ जो है वो प्राइवेट प्लेयर ही डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके अंदर खास इंटरवेंशन रख नहीं रही है, तो यहाँ पर एंटरप्राइज को जो है वो काफ़ी फ्रीडम या आज़ादी मिलती है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस भी है कि ऑल इंडिविजुअल फ्री हैं अपनी चॉइसेस के लिए, कंजप्शन वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज वगैरह के लिए मैंने आपको बताया भी। यहाँ कंज्यूमर सोवेनिटी जो मिलता है, ध्यान रखना, वो भी अपन को ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देता है। और कंज्यूमर सोवेनिटी पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाना है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि यहां पर चयन की स्वतंत्रता है। क्या है, चयन की स्वतंत्रता है, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज होगी, काम किसके लिए करेंगे, देखो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, इनको वेलफेयर, कल्याण, सोशल ह्यूमन वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। कंपनीज को बस क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। देखो तो प्रॉफिट ही जो है वो मेन रहेगा, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो कंज्यूमर सोवेनिटी आए गए, कंज्यूमर इज सपोज टू बी किंग अंडर कैपिटल मार्केट में, कंज्यूमर देखो किंग रहेगा, वो जो चाहेगा वो कंपनीज प्रोवाइड करवाएंगी, ध्यान रखना, जैसी सर्विसेज चाहेगा, जो प्राइस वो पे करेंगे लगभग वो प्राइस वहाँ पर रखी जाएगी। तो ये पॉजिटिव जरूर है यहाँ पर। जैसे सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट जो देती है वो हमें खरीदना पड़ता है, तो हमारे पास चॉइस नहीं होती। जैसे पहले BSNL था, उसकी सर्विसेज खराब थी तो भी हमें वही यूज़ करना पड़ता था। मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब मैं BBA करा था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2006 की बात है, और मैं एक्चुअली गया BSNL में ब्रॉडबैंड के कनेक्शन के लिए, तो मुझको उन्होंने बोला कि भैया 6 मंथ की वेटिंग चल रही है। अभी तो सोचो आप, 6 मंथ की वेटिंग चल रही है और 3000 रुपये का मॉडेम का आपको सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ये स्थिति थी। और उसमें महंगा भी बहुत है, चार्जेस वगैरह। और आज की कंडीशन देखो, प्राइवेट कंपनीज आने के बाद में BSNL ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं कि आप तो केवल मिस कॉल कर दो, नंबर है मिस कॉल कर दो, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे आपको कनेक्शन देने से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के एंट्री के बाद कॉस्ट कम हुआ, इन सब चीज़ों का बेटर सर्विसेज मिली हमें, तो वो आपको कैपिटल या प्राइवेटाइजेशन के बाद में ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, उनकी चॉइस वगैरह के हिसाब से। फिर कंपटीशन रहेगा, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होगा, फ्री है, तो बहुत सारी कंपनीज काम करेगी, उनमें कंपटीशन होगा, जितना कंपटीशन होगा हमें उतनी बेहतर सर्विसेज लो प्राइस पर देखने को मिलेगी। जैसे रिलायंस जियो आया, तो जियो के आने के बाद में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ किसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, कि वो स्टार्टिंग में तो 1 साल पूरा फ्री रखा उन्होंने, तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। नहीं तो इनिशियली तो आपको पता है जियो से पहले लगभग मुझे याद है BSNL का 250 में 512 MB इंटरनेट आता था, सोचो पूरे महीने भर का, क्योंकि मैं अपना रिचार्ज करवाता था लगभग 220 का अपना वाइफ का रिचार्ज करवाता था, तो लगभग 450 रुपये में 512 उसको 512 MB मुझे मिलता था, जो महीने भर चलाने के बारे में हम सोचते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ्ट ऑफ कंपटीशन की कंडीशन में कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। यहाँ कंपटीशन रहेगा तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बढ़िया प्राइस पे मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट इंटरवेंशन या एब्सेंस होगा, ध्यान रखना, इसका मेन करेक्टर है, बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जो रहता है वो मैंने बताया वहीं तक ही गवर्नमेंट का इंटरवेंस रहता है। मेरिट की अगर बात की जाए तो देखो सेल्फ रेगुलेटिंग है, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं, तो जो भी है प्राइस वगैरह है वो डिमांड और सप्लाई से हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मॉडल रिजल्ट, देखो एफिशिएंसी पर ये ज़्यादा काम करेंगे। आज प्राइवेट वाले हैं, अगर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि भैया फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, 8 घंटे अगर बंदा आ रहा है तो 8 से 8 घंटे उसे काम करवाया जाए, तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। लेकिन कई टाइम पर एक्सप्लॉयटेशन पे भी चले जाते हैं, शोषण पे भी चले जाते हैं, ये भी कैपिटलिस्ट या प्राइवेट का लफड़ा रहता है। अभी रिसेंटली आपने स्टेटमेंट भी पढ़े होंगे, कई जने भैया बड़ी बड़ी कंपनीज के, अब सोचो आप जो CEO या डायरेक्टर हैं वो ये चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भैया संडे को भी काम करना चाहिए, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा तेज़ दिखाई देगी, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। गवर्नमेंट ने भी देखो जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, जब निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, FDI को अलाउ किया, तभी इंडिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई है। केवल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहोगे तो गवर्नमेंट के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर जगह वो इन्वेस्ट करो, आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सके। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज़, और ये रिसोर्सेज को मोस्ट प्रोडक्टिव जगह पर लगाएंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ध्यान रखना। ऐसी जगह पे रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे जहाँ पर वेस्ट हो या जहाँ पर रिसोर्सेज का आउटपुट कम निकले, ये बहुत सोच समझ कर रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटिव एफिशिएंसी नो डाउट बहुत हाई रहेगी।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये मिनिमाइज से मिनिमम पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इनको ज़्यादा कमाना है तो रिसोर्सेज की कॉस्ट को कम करना, उनका प्रोडक्टिव यूज़ बेहतर बनाने पर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। कंपटीशन देखो नो डाउट इनको बहुत प्रेशर डालेगा इनके ऊपर कंपटीशन, कि अच्छी वैरायटीज़ के प्रोडक्ट निकालें, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालें जिनकी प्राइस रीजनेबल हो, तो कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा इंप्रूव होगा। टेक्नोलॉजिकल चीज़ें देखो आप बहुत सस्ती हुई हैं, जैसे अब ये बोर्ड आपको दिख रहा है, पहले लगभग एक सिंपल बोर्ड ही 2 से 2.5 लाख का आता था, आजकल 1 लाख रुपए तक भी डिजिटल बोर्ड आने लग गए हैं। पहले कैमरा जो थे वो लगभग लाख 1.25 लाख से कम नहीं आते थे, आजकल 40-45 हज़ार 30-35 हज़ार तक कैमरा आने लग गए। तो आप समझो जितना कंपटीशन बढ़ेगा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अपन को उतना ही कम प्राइस पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव, और देखो कैपिटल वाले क्या करेंगे, इंसेंटिव देते हैं इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी में सुधार करते हैं। एंड कैपिटलिस्ट रिवॉर्ड करते हैं, देखो इनिशिएटिव को ध्यान रखना, अगर आप इनिशिएट करेंगे कुछ नया लाएंगे तो आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। आप पिछड़ जाएंगे ध्यान रखना, अगर लिखा है देखो पनिश होगा, अगर आप इनएफिशिएंसी रहेंगे या पुरानी चीज़ों पे टिके रहेंगे तो मार्केट में आप जम नहीं पाएंगे। आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप कोडैक को भी देख सकते हैं। एक टाइम में कोडैक कैमरा देखो मार्केट लीडर था, आज मार्केट में दिखाई नहीं देता है। आप नोकिया को देख सकते हो कि टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुआ तो मार्केट्स आउट होता हुआ दिखाई देता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास कैपिटलिज्म में है फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो एक फंडामेंटल आपका राइट है उसको प्रिजर्व करके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छा है कि रिस्क भी लेते हैं लोग, नई नई चीज़ों को मार्केट में लेकर आते हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ है। पर एट द सेम टाइम डीमेरिट क्या हो सकते हैं, क्योंकि इतना ही आइडियल होता तो फिर हर जगह ये यूज़ हो रहा है, इंडिया में तो यूज़ नहीं हो रहा ना कैपिटल, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है। एक ये देखो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, सोशल इनजस्टिस होगा, क्योंकि वेलफेयर पे ये काम नहीं करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है भैया एम्प्लॉयमेंट देने से, ये कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी जैसे एआई, मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था जिसमें लिखा था कि अब आने वाले टाइम में केवल 3 सेक्टर ही ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी जॉब मेंटेन रह सकती है, बाकी लगभग सारी जॉब जो है वो एआई खा सकते हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला भाई, हमारी जगह आके कोई रोबोट ही पढ़ाना स्टार्ट कर दे या एआई पढ़ाना स्टार्ट कर दे, आगे क्या हो सकता है, ये हमारे लिए भी दिक्कत वाली बात है यार, हर किसी के लिए। खैर तो फिर इकोनॉमी 2 पार्ट में बढ़ सकती है, हैव और हैव नॉट के। जो एआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, जिनके पास रिसोर्सेज कम है उनके पास हैव नॉट की स्थिति आ सकती है। जैसे आज मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो मैं बहुत सारे काम आप मानोगे नहीं खुद करता हूँ, जैसे अब ये ठीक है पीपीटी लाना, ये पूरा सेटअप रिकॉर्डिंग से पहले मैनेज करना, स्लाइड चलाना, उसके बाद में वीडियो जो बनता है तो उसको भी ऐप पे अपलोड करना, उस पर थंबनेल, उसका डिस्क्रिप्शन, तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जिसके पास रिसोर्सेज हैं देखो उसके पास पूरी टीम होती है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। खैर तो हैव और हैव नॉट में बढ़ती है इकोनॉमी, ध्यान रखना, अगर इनइक्वालिटी जो इंक्रीज होता है तो इतना टेक्नोलॉजी को भी आना सही नहीं है, नहीं तो ये आज हमारी भी जॉब खाएंगे और आप जो करने वाले हैं, सोचो आप जो कर रहे हैं आपका भी नुकसान होगा यहाँ पर। देर इज़ ए प्रेसिडेंस ऑफ देखो प्रॉपर्टी राइट, जैसे प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट, जैसे ये यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स जो है उस पर ज़्यादा होगा। जैसे ह्यूमन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू तो पब्लिक पार्क होने चाहिए पब्लिक रोड्स होनी चाहिए, कलेक्टिव कंजप्शन वाले गुड होने चाहिए, सोसाइटी कलेक्टिवली यूज़ कर सके उनको, पर यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप राइट होता है, तो यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर वाली अप्रोचेस कम होती है। प्राइवेट पार्क होंगे तो भैया पब्लिक थोड़ी उसको यूज़ कर पाएगी, जिसका है वो यूज़ कर पाएगा, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक देखो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, वाइड डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। देखो ऑफ कोर्स जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगा, जिसके पास नहीं है वो कम फ़ायदा उठा पाएगा। ह्यूमन वेलफेयर देखो इग्नोर होगा, वेलफेयर कम होंगे, इनकम इनइक्वालिटी होगा, तो पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट, तो रियल नीड ऑफ द सोसाइटी जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे ये लोग तो अमीर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे भैया, जो पैसा ज़्यादा दे सकते हैं, पुअर सेक्शन की क्या नीड है, रिक्वायरमेंट, उस पर काम नहीं होगा। एक्सप्लोटेशन होगा देखो लेबर का, तो लिखा है स्ट्राइक्स और लॉकआउट ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर प्राइवेट वाले तो देखो कम कॉस्ट पे काम करना चाहते हैं तो लेबर को कम पैसा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, तो वो, और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखो इवनली आज क्या है, आप किस कंपनी में काम करते हैं, थोड़ा नुकसान होता नहीं, निकाल देता है। आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखो ले ऑफ क्या है, हर साल 9-10 लाख रुपए जैसे किसी के बढ़ते हैं, बेचारे निकालते हैं, फिर ट्रेनर रख लेते हैं 5-6 लाख में, फिर उनको 2-3 साल काम करवाते हैं, फिर निकालते हैं, ऐसे तो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति मार्केट की क्या है। कंज्यूमर सोवेनिटी भी देखो मिथ है, लिखा है कि इतना एक्सेसिव कंपटीशन है, प्रॉफिट मोटिव है, तो ये कंज्यूमर वेलफेयर के फिर अगेंस्ट चलता है, क्योंकि दुनिया भर के ऐड करते हैं
ये कंज्यूमर को बिल्कुल चकाचौंध वाली दुनिया दिखाता है, मान के चलो कि वो पैसा खर्च करे। इवनली कंज्यूमर वहाँ पर भी पैसे खर्च करता है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। मिस एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि देखो लग्जरी चीज़ों का तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। डीमेरिट गुड है, लिकर है फॉर एग्जांपल, सिगरेट है, बीटल है, तंबाकू, गुटखा, इनका खूब प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो मेरिट गुड है कि कोई पब्लिक पार्क बनाए तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है, स्कूल अच्छे हॉस्पिटल बनाए लो प्राइस पे ट्रीटमेंट हो, उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी होगा कि मिस एलोकेशन होगा, संसाधनों का आवंटन सही प्रकार से नहीं होगा। कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जहाँ मुनाफा ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें कम प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखना, जहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे लिखा है देखो, मेरिट गुड कम होंगे, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह जो मैंने बताया। दूसरी तरफ जो है हार्मफुल प्रोडक्ट जो है सोसाइटी में ज़्यादा आ सकते हैं। अनप्लान्ड अगर प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक में इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। जैसे कुछ चीज़ों का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकती है। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन कैपिटल इकोनॉमी में तो आए हैं। आज 2007 में जो अपना इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, सब मॉर्गेज प्राइम, लेमेंस ब्रदर बड़ा बैंक अमेरिका में डूबा। इसके अलावा जो आईटी बबल बस्ट हुआ वो भी आपने देखा कि यूके यूएसए से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले 1932 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उनकी भी शुरुआत यूएसए वगैरह से हुई। तो यूएसए यूके जो डेवलप्ड नेशन है देखो, वहीं से इनकी शुरुआत होती है, जो कि कैपिटल इकोनॉमी को यूज़ करते हैं। इन जगहों पर क्या ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है चीज़ों का, जैसे लगता है ना चीज़ प्रॉफिट वाली, तो ज़रूरत से ज़्यादा कंपनीज एंट्री करके उनका प्रोडक्शन कर देती है, फिर उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड से ज़्यादा होते हैं, उनके प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, घाटा खाना स्टार्ट करते हैं, कंपनियां बंद होती है, वो रिसेशन की तरफ जाते हैं, और फिर उनका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज़ पे भी आना स्टार्ट होता है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। और इनॉर्मस वेस्ट होता है देखो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट देखो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन पे खर्च करते हैं। पूरे दिन देख लो, आज एक कोक या पेप्सी में, कोल्ड ड्रिंक में क्या है यार, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक ही तो है, जिसकी प्राइस 5 रुपये क्यों नहीं थी पर 20 रुपये में क्यों बिकता है। कम से कम 10 रुपये तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं, फिर वो हमें भरना पड़ता है। कैपिटलिज्म में देखो फिर मोनोपोलीज बनती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, और जितनी मोनोपोली क्रिएट होती हैं वो उतना ही ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है। जैसे आप मान लो कोक है, उसका मोनोपोली टाइप है, तो फिर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है उस चीज़ के लिए। और एक्सेसिव मैटेरियलिज्म क्रिएट होता है देखो, क्योंकि ये क्या करते हैं, लिखा हुआ है देखो, अनएथिकल कंजप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। एक्सेसिव मैटेरियलिज्म का मतलब जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करना, कंजप्शन करना। एक बंदे के पास एक मोबाइल है तो भी उससे ज़्यादा मोबाइल रखना, एक से ज़्यादा कार रखना, नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाते हैं। आईफोन को देख लो, हर एक साल वो नया वर्जन लेकर आते हैं, 13, 14, 15, 16, थोड़े बहुत माइनर चेंज करके लाखों रुपए वो कमाते हैं। और क्या है, एक्सेसिव कंजप्शन होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होता है, पोल्यूशन उतना ही इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर, तो सेंट्रल प्रॉब्लम को अगर उन्हें सॉल्व करना है तो ऑफकोर्स वो तो कैपिटलिस्ट ही है वहाँ पर मेनली। तो कैपिटल इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो है नहीं कि गवर्नमेंट है उनके ऊपर। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कौन होती है, गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो डिसाइड करे क्या करना है। तो इट यूजेस इम्पर्सनल फोर्सेज ऑफ मार्केट, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलते हैं। मेन ये प्राइस मैकेनिज्म पे चलता है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल इकोनॉमी जो सिस्टम है, कैपिटल इकोनॉमी जो सिस्टम है, ध्यान रखना, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। जिन चीज़ों की प्राइस इनको लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं, अच्छा नहीं मिल रहा, उन चीज़ों का प्रोडक्शन ये कम कर देते हैं। और जिन चीज़ों पे इनको लग रहा है कि प्रोडक्शन जो है प्रॉफिट अच्छा काम कर रहा है, उन चीज़ों के प्रोडक्शन को ये बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को ये प्राइस को लेकर चलते हैं। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस अगर क्वेश्चन आएगा अल्टीमेटली, तो ये क्या डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, जहाँ पर इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर कंज्यूमर जैसे कार ज़्यादा करता है तो ये कार का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी भाई। और राइज इन प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट सेम चल रही है तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो है वो वर्क करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस की अगर बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज वो टेक्निक प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, जिसमें उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए। अमेरिका गए तो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, इंडिया आए तो लेबर यूज़ कर लिया, जहाँ जो चीज़ सस्ती है। लिखा अगर लेबर रिलेटिवली चीप है तो लेबर इंटेंसिव जाएंगे देखो, और लिखा है लेबर अगर कॉस्टली है तो कैपिटल इंटेंसिव जाएंगे। पर आज सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो अगर लेबर महंगा भी होता है तो भी वो जैसे इंडिया है, लेबर ज़्यादा है, यहाँ पर लेबर सरप्लस है, लेबर की कॉस्ट अगर ज़्यादा भी होगी अगर फॉर एग्जांपल, तो भी लेबर को इंडिया यूज़ ज़्यादा करेगा। रीज़न ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले। और इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी पे, और जो सोशल इकोनॉमी है वो वेलफेयर पे भी काम करती है। कैपिटल वाले इतना नहीं सोचते, ये तो देखेंगे कि यार अगर लेबर महंगा पड़ रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम लेबर से काम नहीं लेंगे चाहे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। तो रिलेटिव प्राइस जो है फैक्टर प्रोडक्शन के, ध्यान रखना, वो हेल्प करते हैं इनको कि क्या चीज़ कैसे इनको प्रोडक्शन करना है।
फॉर हुम टू प्रोड्यूस की अगर बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल इकोनॉमिक प्रोड्यूस फॉर दोज जिनमें बाइंग कैपेसिटी हो। तो ये किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे भैया, जो रिचर सेक्शन हो, ध्यान रखना, जो अमीर हो, जो इनके पैसे को अफोर्ड कर सके, जिनकी देखो लिखा है ना इनकम जो हो वो क्या हो, हायर हो, ध्यान रखना। कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कंजप्शन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एंटरप्रेन्योर करेगा। कंजप्शन जो है ध्यान रखना सेविंग है वो कंज्यूमर के थ्रू किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर करेगा। एंड कंज्यूमर सेविंग जो है वो फिर अदर फैक्टर गॉन बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पर फिर डिपेंड करेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अच्छी है तो लोग बैंक, म्यूचुअल फंड से एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। खैर अब अपन को इतना ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या। अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ध्यान रखना सोशल इकोनॉमी कैपिटल का बिल्कुल अपोजिट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है ध्यान रखना, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था हम बोलते हैं, इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और केवल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, और इसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ये इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखना इकोनॉमी जो है वो किसके थ्रू रन किया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर प्राइवेट का ध्यान रखना रोल जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आएगी, एलोकेशन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन है, सब गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। जैसे आजकल तो ये कहते हैं ध्यान रखना कि कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमी आज के टाइम में मिथ हो गया, ये यूँ थोड़ा सा आजकल बोलते हैं कि कंप्लीट अगर हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न देखेंगे तो मिथ हो चुका है। अगर आ जाए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम मिथ हो गया तो आप सोशलिस्टिक लगाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो रसिया है, ठीक है, या फिर चाइना है, या फिर क्यूबा है, और आपने देखा होगा जो नॉर्थ कोरिया है, तो वो उसमें तो हाईएस्ट लेवल का है कि एक ही बंदा सबको डिसाइड कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल अगर आते हैं तो आप लगा सकते हैं कि भैया ये सोशलिस्टिक पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट अगर देखो काम करेगी तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा वेलफेयर करना, कल्याण करना। तो गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है एलोकेशन के व्हाट टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट लो प्राइस वाली चीज़ें बनाएगी, जो अफोर्डेबिलिटी हो, पुअर सेक्शन का भी ध्यान रखेगी। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट कोशिश करेगी लेबर का यूज़ ज़्यादा हो ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चले। जैसे इंडिया में आपको पता मनरेगा स्कीम चलाते ही क्यों है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए, ईच सेक्शन का ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, पुअर से लेकर मिडिल क्लास से लेकर अपर तक सबका ध्यान रखेगी, तो उस तरीके से चलेगा। तो वेलफेयर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप राइट नहीं होते, ध्यान रखना, यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर गारंटी जरूर है जॉब की, ध्यान रखना कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो चॉइस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना यहाँ पर। तो राइट टू जॉब जरूर है पर राइट टू चूज नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी वही जॉब जो है वो ध्यान रखना आपको यूज़ करनी पड़ेगी। कंज्यूमर सोवेनिटी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवाएगी वही चीज़ें जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यूज़ करेगी, लग्जरी गुड्स पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी। तो यहाँ पर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रखना, वो अनइक्वल नहीं होगा, वो इक्वल होगा, कि रिचर और पुअर सेक्शन की इनकम का जो गैप है ना वो यहाँ पर कम होता चला जाएगा। ये आपको बेनिफिट कुछ मिलेंगे, ये एक अच्छी बात है। इसलिए हम कैपिटल इकोनॉमी को सोशलिस्टिक से बेटर नहीं मानते, क्योंकि कैपिटल इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज़्यादा रहता है। सोशलिस्टिक बेटर किस सेंस में, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन यही बात है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को वेस्ट ज़्यादा करती है। आप रोड पे देखते हो, रोड बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, बनाते हैं, जबकि पता है पाइपलाइन डलेगी। तो रिसोर्सेज को वेस्ट ज़्यादा करते हैं, अनयूटिलाइज ज़्यादा रखते हैं, ये एक थोड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली बात रहती है। तो सोशल इकोनॉमी के बारे में देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने सबसे पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी को प्रोपाउंड किया था, ध्यान रखना। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक पब्लिश किया था, कब, 1848 के अंदर, जहां सबसे पहले जो है इन्होंने सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया। इन दिस इकोनॉमी देखो मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस, सब कुछ ओन और जो भी है वो किसके थ्रू होगा, बाय स्टेट यानी गवर्नमेंट के थ्रू, ध्यान रखना। पूरी कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट होगी। रिसोर्स एलोकेट कैसे होंगे, जो सेंट्रली प्लान, जो गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, डिसाइड करेगी। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का ध्यान रखना रोल नहीं होगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं होगा कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी के लिए क्या बेटर है, क्या बेहतर है, उस हिसाब से गवर्नमेंट चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी। कैरेक्टर की बात की जाए तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो कलेक्टिव ऑनरशिप रहता है, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं। रोड है तो सबकी है, पब्लिक पार्क है तो सबका है, तो कलेक्टिव ऑनरशिप रहेगा। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होंगे, ध्यान रखना। कलेक्टिव ऑनरशिप ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स
वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग फर्म्स विच में रिमेन प्राइवेट, बाकी देखो कुछ जगह पर जो प्राइवेट के हाथ में है, जैसे कुछ वर्कशॉप्स है, कुछ ट्रेडिंग करने वाली फर्म है, कुछ प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने कर रखा है, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एज रिजल्ट सोशल ऑनरशिप है, ऑनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर जो होगा वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे, जो मार्केट इकोनॉमी का फीचर था यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक आर्थिक उद्देश्य लेकर दिए जाएंगे कि इकोनॉमी या इकोनॉमी के लोगों का वेलफेयर कैसे किया जा सके। यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग होगा, जैसे इंडिया में आपको पता है नीति आयोग आने से पहले 5 ईयर प्लान चलता था जो प्लानिंग कमीशन रन करता था, और जैसे हमारा नीति आयोग बना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो वो प्लानिंग करता है जो भी हमारा 3 ईयर प्लानिंग है, आगे की जो प्लानिंग ईयरली प्लानिंग चलती है, ध्यान रखना। तो उसी प्लानिंग के हिसाब से हमारे काम किए जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस देखो मैंने बोला था एब्सेंस होगा, ये एक ड्रॉबैक है, कंज्यूमर सोवेनिटी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, गवर्नमेंट जो चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगी वही आपको मिलेगा। अब आप गवर्नमेंट की राशन की दुकान से आटा लाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा मल्टीग्रेन है या मल्टीविटामिन है, वो तो फोर्टिफाइड आटा देंगे वही मिलेगा। वहाँ टी अगर आपको मिल रही है चाय, तो फिर वो ऐसे नहीं है कि भैया वो कोई ग्रीन टी हो या कोई भैया ग्रीन कॉफ़ी हो, तो वो देंगे आपको, वो आपको मिलेगा। या आप शुगर है तो वो ऐसा नहीं है सल्फर फ्री होगा या ब्राउन शुगर है, वो जो देंगे वो आपको लेना पड़ेगा, चॉइसेस आपके पास यहाँ पर नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। रिलेटिवली देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है देखो पुअर सेक्शन के लिए काम करेगी। इंडिया में भी देखो नए मॉडर्न टैक्स सिस्टम के हिसाब से 7 लाख तक जैसे कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर फिर आपका 5, 10, 15, 20% ऐसे स्लैब चलता है। तो हायर इनकम से हायर टैक्स लेते हैं, लोअर इनकम से लो टैक्स लेते हैं, नो टैक्स लेते हैं। तो और वो फिर जो टैक्स का पैसा आता है वो पुअर सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर रिलेटिवली इक्वल रहता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक बेटर सिस्टम है कैपिटल के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे एजुकेशन अदर फैसिलिटीज़ है तो वो इक्वली इंजॉय कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको पता है राइट टू एजुकेशन वगैरह भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखा है। जैसे मेरी डॉटर है वो महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल में जाती है, तो उस स्कूल में हमारे स्कूल में जो किराना चलाता है उसकी भी बेटी जाती है सेम स्कूल में। कैसे? उनका आरटी के थ्रू हुआ, तो आज लगभग उसकी फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट पे करती है। तो अच्छा है ना, गवर्नमेंट के थ्रू जो इनिशिएटिव है कि जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास हैं या पुअर सेक्शन है उनके बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिले। तो आप समझ सकते हैं कि ये बेटरमेंट के लिए होना भी चाहिए कि जित स्कूल कहीं इतनी महंगी हो चुकी है। खैर, और मैं तो कहूँगा मेरी बेटी की स्कूल भी ज़्यादा महंगी नहीं है, कई स्कूल तो इतनी ज़्यादा महंगी है, 2-2 ढाई लाख। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहाँ पर जयपुर में एक स्कूल का आप सोचो एक फ़ीस जो है साल का 4 लाख रुपए, तो आप समझो 4 लाख रुपए अगर 2 बच्चे अगर मैं वहाँ पर अपने एडमिशन करवा दूँ तो ये मान के चलो मेरा तो कितना सारा पैसा लगभग वहीं चला जाएगा। तो मिनिमम रोल है यहाँ पर, देखो प्राइस मैकेनिज्म की बात की जाए, मार्केट फोर्सेस यहाँ पर काम नहीं करते, यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस चलते हैं। एडमिनिस्टर्ड मतलब जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करती है, आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने पढ़ा होगा एमएसपी, या फिर आपने प्राइस सीलिंग पढ़ा होगा जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया आप इससे ज़्यादा जो है वो प्राइस सेट नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरवेंशन रहता है, प्राइस जो वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, प्राइस यहाँ पर जो है वो मैनेज किए जाते हैं, ध्यान रखना। प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। और प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन सोशल इकोनॉमी बट इट हैज़ ओनली, देखो सेकेंडरी रोल होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड है स्टॉक, उसको डिस्पोज करना है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ प्लान के थ्रू चलेगा। कंपटीशन यहाँ पर एब्सेंट है, देखो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, फ्रीडम है नहीं था प्राइवेट वाले को कि मल्टीपल कंपनीज हैं वो आपस में कंपटीशन कर रही हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेटर प्राइस में मिल रहे हैं, वो सारा यहाँ पर है नहीं। तो स्टेट लिखा सोल एंटरप्रेन्योर है यहाँ पर, तो एब्सेंस है कंपटीशन का। जैसे लिखा यूएसएसआर वाज एन एग्जांपल सोशल इकोनॉमी, 1917 से लेकर लगभग 1990 की अगर बात की जाए, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से रसिया वगैरह जो हैं वो वहाँ से अलग हुए या जो भी है। इन टूडेज वर्ल्ड देर इज़ नो कंट्री, देखो लिखा ना, जो प्योरली सोशलिस्टिक हो, क्योंकि हर कंट्री में जैसे 1980 में चाइना के अंदर आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, काफ़ी अच्छा रिफॉर्म, इंडिया में 1991 में हो गए। तो ऐसे लगभग हर कंट्री में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स हुए ही हैं। और रिफॉर्म्स होने के बाद जो थे, क्या हुआ कि हम जो कैपिटल सोशलिस्टिक पे थे, कहीं ना कहीं हम मिक्स्ड या प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ गए ही हैं, तो प्योर सोशलिस्टिक मिलेगा नहीं। फिर भी एग्जांपल देखो, वियतनाम है, चाइना है, क्यूबा, जो मैंने बोला था नॉर्थ कोरिया, सबसे मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट है जो एग्जांपल है सोशल इकोनॉमी का, कि नॉर्थ कोरिया में शायद वो किम
किंग जॉन जो भी हैं वहाँ के, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अकेले भैया पूरे कंट्री को चलाने का काम करते हैं। मेरिट क्या रहेगा? जो मुझे सबसे बेस्ट मेरिट लगता है, जो 99% इसी एक मेरिट पे क्वेश्चन आता है वैसे सोशलिस्टिक में, कि यहाँ पर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, क्योंकि रिचर सेक्शन से टैक्सेस ज़्यादा लेते हैं और लोअर सेक्शन को ये सब्सिडी देते हैं, तो जस्टिस मेंटेन रहता है। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सोशल इकोनॉमी में, क्योंकि सेंट्रल प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके चलेगी कि भैया हर चीज़ का प्रोडक्शन हो, किसी चीज़ का ज़्यादा है किसी का कम प्रोडक्शन ना हो। वेस्ट जो होंगे रिसोर्सेज को किया है अवॉइड किया जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। हालांकि ये फालतू की बात है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स ये वेस्ट करते हैं, आगे डीमेरिट में मुझे लगता है देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट वगैरह पर ही ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, पर गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा खुद के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए खूब सारा पैसा तो वहीं वेस्ट कर देती है। एक नेता यहाँ पर भी आएगा अगर जयपुर घूमने, लाखों रुपए तो वहीं खर्च कर देते हैं उसके झंडे लगा लगा के, खैर पार्टी के। अनएम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना यहाँ पर खैर मिनिमाइज रहेगा, अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। प्रॉफिट मोटिव देखो यहाँ पर नो डाउट एब्सेंस रहेगा, क्योंकि वेलफेयर पे काम करते हैं, तो कॉपरेटिव रहता है, यहाँ पर क्लास वॉर नहीं होता अमीर और गरीब का जो डिफरेंस वाली बात की जाए। और अलॉन्ग विथ इक्वालिटी इंश्योर बेटर वेलफेयर होता है, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट कोशिश करती है बेटर चीज़ें मिले। हाँ, चाइना है तो वो मान लो आज कोई स्कूल कॉलेज है तो लगभग सभी सेक्शन के लिए वो ओपन रहता है, सभी सेक्शन को। जैसे गवर्नमेंट ने अगर इंडिया में भी स्कूल हॉस्पिटल खोले हैं जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अमीर हो, तो वो एक रहता है। सोशलिज्म इंश्योर राइट टू वर्क, देखो यहाँ पर काम मिलने का देखो आपको गारंटी रहता है, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो आपका मेंटेन हो जाता है। जैसे आज मनरेगा में मान लो अगर आपको 150 रुपये मिल गए एक दिन का मजदूरी, तो अब क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप गवर्नमेंट में फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हो, इंश्योरेंस हमने आपको 10-12 रुपये में दे ही दिया है, आवास योजना में हम आपको घर भी दे रहे हैं भैया जो आप आसानी से ले सकते हो, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अन्नपूर्णा गाड़ी भी लगा रखी है, जब 5 रुपये में आपका नाश्ता हो जाएगा, 8 रुपये में आपका भैया खाना हो जाएगा, लंच वगैरह आप जो करते हैं, तो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करने की कोशिश रहती है गवर्नमेंट के थ्रू। ये थोड़े से बेनिफिट हैं यहाँ पर, अब वो कितना यूज़ करता है बंदा उस पर है। अंडर सोशलिस्ट ये भी कह सकते हैं कि लेबर है और कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट रहते हैं एक्सप्लॉयटेशन से, क्योंकि गवर्नमेंट मोनोपोली को प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है मोनोपोली हो, इसलिए गवर्नमेंट इंडिया में वीआई को सपोर्ट करिए, वोडाफोन और आइडिया की बात की जाए, ताकि जियो एयरटेल में से किसी की मोनोपोली क्रिएट नहीं हो। और जैसे जैसे आप देख रहे हो वीआई में थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ, तो एक कंपनी बन चुकी है 2 की जगह, गवर्नमेंट कुछ एक्टिवली कर नहीं रही है। जैसे 5G की अगर बात की जाए वो 6G पे आ जाएंगे, तब तक BSNL 4G पे ही चल रहा है। और यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो जियो भी एयरटेल के साथ बहुत कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है, दोनों मिलकर प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखा जाए तो इनकी मोनोपोली क्रिएट हो रही है जो होनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को एक्टिवली आना चाहिए, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज हैं, आ सकते हैं, पर जानबूझ के नहीं आते यार। आज मान लो आज रिलायंस वाला है, उसने गवर्नमेंट को दे दिया भैया ये लो आप तो 100 करोड़ चुनाव जीतो आप तो अब गवर्नमेंट जानबूझ के 5G 6G लॉन्च ही नहीं करती है ताकि वो भैया क्वार्टर के 300 करोड़ रुपए कमाते रहें। खैर बहुत बुरा है, खैर ये मुझको फ्रस्ट्रेशन जरूर होता है कि ये लिख रखे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ करते नहीं है वैसे ये लोग। देयर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट काम करती है, जैसे गवर्नमेंट मिनिमम पेंशन देती है, आपने देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई बेरोजगार आदमी है तो उसको बेरोजगार भत्ता देगी गवर्नमेंट, तो वो एक है कि थोड़ा सिटीजन को सिक्योरिटी फील होता है अंडर गवर्नमेंट के, हाँ हमें चीज़ें मिलती रहेगी, वो कैपिटलिस्ट में नहीं है। पर डीमेरिट देखो यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा नौकरशाही, मतलब हर जगह डॉक्यूमेंटेशन, कहीं जो आधार कार्ड पैन कार्ड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे वो लेंगे, इनएफिशिएंसी डिले। कल मैं ऐसे फेसबुक पे एक देख रहा था तो वहाँ एक बंदे ने एक चीज़ लिख रखी थी कि बताओ गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा बैंक है जो 2 घंटे ये बोलने में लगा देता है कि आपको कल आना है। सोचो आप, ये इनएफिशिएंसी है कि बंदे को 2 घंटे तक बैठाए रखेंगे, हाँ लंच हो गया वो हो गया, अभी आ रहे हैं सर बाहर गए हैं, क्योंकि अपन जाते हैं अपने साथ भी ऐसा होता है, बिल्कुल परफेक्ट बात है, और फिर जाके क्या बोलेंगे सर आप तो कल आना। इवनली कल परसों मुझको भी ITR के लिए अपने कुछ इनकम प्रूफ देने थे, तो मैंने बैंक वाले को 10 बजे फ़ोन कर दिया कि भैया मैंने इस साल जो आपको पे किया है मैं उसका इंटरेस्ट और क्या कहते हैं उसका प्रिंसिपल का आप मुझको डिटेल दे दीजिए, मुझे टैक्स में रिबेट लेनी है। 11 बजे 12 बजे हाँ सर करते हैं, वो सिस्टम लाइन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। मैंने शाम को 4:30 बजे फ़ोन किया, अरे सर हमारे सिस्टम में क्या प्रिंसिपल की कैलकुलेशन नहीं है, हमें दिक्कत आ रही है, वो आ रही है। आप सोचो वो सेकंड सैटरडे ऑफ आ गया, संडे आ गया, वो मंडे पे चला गया।
तो पूरा दिन उसने 7-8 घंटे जो कहते हैं बैंक में, ये कहने में निकाल दिया कि हमारा सिस्टम नहीं, हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, मंडे को करते हैं। ये इनएफिशिएंसी है। रेड टैपिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर, पेपर वर्क होता है, देखो फेवरेटिज्म चलता है, पक्षपात होते हैं, इससे लोग गवर्नमेंट के साथ क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो बात कहते हैं ना, रिलेशन बनाने की कोशिश करता है हर कोई बंदा, और खैर करप्शन। इट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, देखो स्टेट ऑनरशिप है तो यहाँ फिर फ्रीडम नहीं है, जो भी है गवर्नमेंट ही है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या प्रोडक्शन क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर वो नहीं है, इनोवेशन की बात है, टेक्नोलॉजी की है, इनिशिएटिव की है, वो बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो जो गवर्नमेंट चाह रही है वही चीज़ें केवल यहाँ पर की जा रही है। सोशलिज्म टेक अवे द बेसिक राइट, जैसे आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बेसिक राइट होता है वो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इवन हम भी पढ़ते हैं इंडिया के अंदर कि हमने जो लैंड परचेज कर रखी है वो 99 ईयर्स की लीज पर है भैया। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट कहती है आपके घर के ऊपर से रोड बनेगी, तो वो तो एक्वायर कर लेती है भाई कि ज़मीन आपकी नहीं है, ये पकड़ो पैसा, जो भी रेट चले डीएलसी का है ये खाली करो, हमें एक्सपैंड करना है, हमें एयरपोर्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो एयरपोर्ट के आसपास के जो मकान है भैया वो तोड़े जाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर, प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो राइट नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। एंड इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव, या हार्डवर्क के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, गवर्नमेंट कौन सा आपको कुछ इंसेंटिव देती है। अब रेलवे है, रेलवे का बोनस मिलेगा, वो 1 करोड़ कर्मचारियों को सबको मिलेगा, चाहे एक बंदे ने दारू पी के काम ही नहीं किया और एक ने बहुत मेहनत की, उनसे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर हार्ड वर्क का कोई अप्रिसिएशन नहीं है। प्राइस देखो एडमिनिस्टर्ड होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, मार्केट फोर्सेस के थ्रू काम नहीं किया जाएगा, तो मोस्ट इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एलोकेशन जो होना चाहिए, मतलब कि जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिनकी नहीं है उनका प्रोडक्शन कम होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, हो सकता हो कि किसी का प्राइस टेक्निकली कम होना चाहिए, मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसका ज़्यादा चल रहा है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होना चाहिए उसका कम चल रहा है। तो यहाँ पर वो एफिशिएंसी वाइज नहीं है, मार्केट फोर्सेस वाइज नहीं है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वही चीज़ें जो है वो रनिंग में चलती रहती हैं। स्टेट मोनोपोलिस created by socialism will sometime become uncontrollable, it become more difficult to regulate than the private monopoly। अब लिखा है कि कई बारी गवर्नमेंट के अंडर में भी, जैसे मान लो एक बार बीएसएनएल की मोनोपोली क्रिएट हो गई, तो अब उसको कंट्रोल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। बीएसएनएल कौन सा सस्ता था, बीएसएनएल तो खुद ही भैया बहुत महंगा और बहुत ही बुरी सर्विसेज दे रहा था, तो वो और ज़्यादा वर्स्ट है। गवर्नमेंट की तो मोनोपोली बन जाए अगर, अब कई बार हम रेलवे को लेकर देखते हैं कि यार इतना बुरा सिस्टम हो जाता है कई बार, पर वही बात है कि अब गवर्नमेंट की मोनोपोली, अब गवर्नमेंट हालांकि उसमें प्राइवेटाइजेशन कर करके अब काफ़ी सुधार कर लिया है, कर रहा है, लेकिन हम कई बार वहाँ सर पकड़ लेते हैं कि भैया ये जो अंग्रेज बना के या छोड़ के गए थे उन्हीं लाइंस पर अभी भी काम चल रहा है। द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो खैर यहाँ पर है ही नहीं, जो गवर्नमेंट देगा वही चीज़ें आपको यूज़ करनी है। एंड लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड, वो एफिशिएंसी के हिसाब से तो खैर यहाँ पर कुछ मतलब है ही नहीं, यहाँ तो सबको बराबर मिलता है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल भी नहीं आज के टाइम में, अगर बात किया जाए कि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करे, हर चीज़ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करे, गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करे, ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स को आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि वो इकोनॉमी में, एफडीआई को आपको परमिशन देगी पड़ेगी कि फॉरेन से कंपनी तक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर 81 स्लाइड्स जो है लगभग आपने डिस्कस कर लिया है तो अब अपन इसका पार्ट भी ओपन कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा स्लाइड नहीं लिया इसमें एक बारी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ये हैंग हो गया ना अगर, तो कई बार ये सिस्टम चलते चलते अपना बंद हो जाएगा, इसलिए। तो अब अपना सोशलिस्टिक के जैसे अपन मैरिज करेंगे, फिर मिक्स हो जाएगा। मिक्स क्या, दोनों का को एग्जिस्टेंस है, और वो देखने के बाद फिर क्या अपन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे, तो इसको थोड़ा सा तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो अब अपना पार्ट जो है लगभग इकोनॉमी का, वो मेरे हिसाब से लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी आ गया, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट अपन ने कर लिया है, और एक अपन क्या है फिर बिजनेस साइकिल जो है, और कुछ प्राइसिंग एनालिसिस करके भी कुछ टॉपिक दे रखा है, चलो वो भी देख लेंगे अपन। जो प्राइसिंग है थोड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस हीलिंग जैसे, वो देख लेंगे। तो इकोनॉमी को तो क्या है, एक बारी माइक्रो को तो पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे इंक्लूडिंग बिजनेस साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखो वो क्या है, हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं अब मिक्स्ड की। और मिक्स्ड में क्या है, मैं तो मिक्स वैसे बहुत कम पढ़ाता हूँ खैर, क्योंकि मिक्स टेक्निकली को एग्जिस्टेंस है, कैपिटल इकोनॉमिक, सोशलिस्टिक, पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, ये सम्मिश्रण है जो इंडिया में आप देख सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम का चलता है, डेवलप्ड यूएस से है, यूके है, डेवलप्ड इकोनॉमी में हमने बात किया।
हमने बोला टोटल सोशलिस्टिक तो मिथ हो चुका है, फिर भी हमने एग्जाम्पल लिए, यूएसएसआर है, चाहे वो रसिया हो या चाहे वहाँ पर चाइना हो, क्यूबा हो या फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया हो। और मिक्स की अगर बात की, जैसे इंडिया है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के बाद लगभग यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम देखो दोनों चीज़ें हैं, मार्केट भी है और गवर्नमेंट भी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वेलफेयर के लिए। वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे रोडवेज है प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले अपने मार्केट फोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, वो कैपिटलिस्ट की तरह काम करेंगे। इधर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इधर अपने वेलफेयर या सोशलिस्टिक में, तो दोनों चीज़ें चलती हैं, ध्यान रखना। हालांकि गवर्नमेंट जरूर उनको रेगुलेट करती रहती है, प्राइवेट को या अपना इंटरफेरेंस रखती है। तो एवरी इकोनॉमी लिखा है वर्ल्ड में कि आजकल लगभग दोनों चीज़ें लगभग चलती हैं। हर इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की बात की जाए, बस फ़र्क कम या ज़्यादा क्या है, कहीं पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा, कहीं पे कम, पर गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉम्बिनेशन से ही लगभग मैक्सिमम इकोनॉमी पूरे इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो मिक्स इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो देखो मेरिट इसमें दोनों के मिल जाएंगे आपको, कैपिटल इकोनॉमी के भी मिल जाएंगे और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि एक्सक्लूड हो जाएंगे डीमेरिट दोनों के, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्डन पाथ है, ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी में कुछ ड्रॉबैक थे, पर यह मिक्स तो गवर्नमेंट है तो ये कह रहा है कि वो ड्रॉबैक दूर हो गए। ठीक है, कैपिटल के कुछ ड्रॉबैक थे, पर इसमें कैपिटलिस्ट का भी कॉम्बिनेशन है तो वो ड्रॉबैक दूर हो गए। पर ऐसा नहीं आइडियल पाथ है, क्योंकि हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट यहाँ पर हर चीज़ में अपना टांग अड़ाती है। भैया लाइसेंस लो, ऑडिट करवाओ, ये टैक्सेशन रहेगा, इस चीज़ पर हमने बैन कर दिया, वो रूल रेगुलेशन इन्होंने बना दिए। तो ब्यूरोक्रेटिक और बहुत सारे, इंडिया में आप मानते होगे कि प्राइवेट कोई बिजनेस करना आसान है। आज इंस्टीट्यूट भी चला तो उसके भी रूल बना दिए कि भाई इंस्टीट्यूट भी होगा, उसका एंट्री गेट अलग हो, उसका एग्जिट गेट अलग हो, बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। वो तो छोटा काम भी भाई आसान नहीं है करना, फिर वो इतने नॉर्म्स को पूरे करने वाली बिल्डिंग कहाँ मिलेगी। अब एंट्री गेट अलग हो, एग्जिट गेट अलग हो, तो उसके लिए कोई ऐसा बिल्डिंग भी तो होना चाहिए जो हो। और क्या ग्राउंड फ्लोर पर या ऐसा कोई बिल्डिंग आपको मिले, बेसमेंट में नहीं मिले, तो क्या वो चीज़ें कई बार कंप्लायंस करने बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान काम नहीं है। अगर आप जयपुर में जाएंगे मैक्सिमम जगह पर तो 99% से ज़्यादा बिल्डिंग आपको उनके नॉर्म्स को पूरा करते हुए नजर नहीं आएगी। तो इट अप्रिशिएट एडवांटेज ऑफ, ठीक है लिखा है, प्राइवेट एंटरप्राइज या जो इकोनॉमी थे उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको भी अप्रिशिएट करेगा, सोशलिस्टिक को भी अप्रिशिएट करेगा, पर खैर इतना अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें प्राइवेट सेक्टर है जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट के लिए काम करेगा, जो हम पढ़ का है। पब्लिक सेक्टर भी होगा यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट है तो वो अब वेलफेयर के लिए काम करेगा। और कुछ कंबाइंड सेक्टर भी होंगे, ध्यान रखना, जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट जैसे मिलकर काम करे, इक्वल एक्सेस है। तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ चीज़ें प्राइवेट के हाथ में है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन जो दोनों के हाथ में है, ध्यान रखना। कंबाइंड सेक्टर है जो है, तो लिखा है जॉइंट हैंड्स टू प्रोड्यूस कमोडिटी एंड सर्विसेज लीडिंग टू, तो जॉइंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं। आजकल रेलवे भी देखा जाए, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें लीज या कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है, तो वो वहाँ पर मिलकर ही काम कर रहे हैं। मेरिट अब मिक्स की अगर बात की जाए तो ठीक है, आप अब दोनों के मेरिट मिक्स कर लो, कैपिटलिस्ट सोशलिस्टिक के भी, कि इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा, यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप राइट है, यहाँ पर प्राइवेट वाले हैं तो इंसेंटिव मिलेगा, आप काम कर रहे हैं। प्राइस मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो कंपटीशन फोर्सेस प्राइवेट सेक्टर प्रमोट करेगा, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, जो अपने वही कैपिटल वाला बेनिफिट लिखा हुआ है। कंज्यूमर सोवेरेनिटी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, अप्रोप्रिएट इंसेंटिव मिल जाएगा। ये सारे लगभग वो एडवांटेज हैं जो कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक में पड़े हैं। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी रहेगी, क्यों, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट थोड़ा इंटरफेरेंस रखेगी कि प्राइवेट स्कूल है तो भैया इसमें कुछ सीट फिक्स करो पुअर सेक्शन के लिए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइस में भी इंटरफेरेंस रखेगी, जैसे जयपुर में शिक्षा संकुल है तो अगर कोई स्कूल ज़्यादा फीस बढ़ा देती है तो लोग वहाँ जाके भी कंप्लेन करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल की फीस को भी रेगुलेट करता है, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट वेलफेयर को मेंटेन करके चलेगी। डिसएडवांटेज जो कट थ्रोट कंपटीशन रहता था प्राइवेट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाती थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आने से लेबर के रूल बन जाएंगे, छोटी कंपनियों को, एसएमई माइक्रो स्मॉल को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, तो वो कुछ बेनिफिट्स देंगे। पर डी मेरिट में देखो साफ लिखा है कि आप इसको गोल्डन पाथ मान के नहीं चले कि भैया ये दोनों का मेरिट है जो मैंने बोला। इट कुड ऑल्सो, इसमें सब्सटेंशियल अनसर्टिनिटी भी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मैंने बोला इंटरफेरेंस करती है। एक्सेसिव कंट्रोल बाय, देखो लिखा है कि गवर्नमेंट जो होता है तो वो रिड्यूस कर देता है इंसेंटिव एंड कंस्ट्रेंट ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया को छोड़ के जाते हैं, अगर आपने डेटा पढ़ा हो।
पुअर अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है प्लानिंग का, हाई रेट्स रखी जाती है, देखो टैक्सेशन की, अगर करप्शन देखो ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं हो, नेगेटिव काम करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का अगर स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं रहता है तो प्राइवेट वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कई सेक्टर में आप आज स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह में देख ही लो, प्राइवेट का दबदबा है, टेक्नोलॉजी में पूरा प्राइवेट का दबदबा है, गवर्नमेंट नाम मात्र की है, तो वो सारे डिमेरिट मिल जाएंगे। अब अपन कुछ PYQs की बात करते हैं। देखो कि प्रीवियस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटल इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग तो होती नहीं है इसके अंदर, इकोनॉमिक क्वालिटीज़ की बात होती नहीं है, सोशल वेलफेयर है नहीं यहाँ पर। आपको पता है कैपिटल इकोनॉमी किस पर चलती है, प्राइस मैकेनिज्म पे चलती है। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो किसके थ्रू चलेगा, वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा। तो खैर गुड मॉर्निंग, मुझे इतना जरूर दिख रहा है कि क्लास में कोई स्टूडेंट है पर उसने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखा नहीं अभी तक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर अब क्वेश्चन आंसर सेशन है तो आप अपना जवाब दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आंसर सही जाएगा, सही गलत तो होते रहते हैं पर आप जवाब दे सकते हैं। ड्वेल सिस्टम प्राइसिंग किस में चलेगा, अब देखो ड्वेल का मतलब प्राइवेट वाला प्राइस भी, गवर्नमेंट वाला प्राइस भी, दोनों प्राइस कहाँ चलेंगे भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्योंकि कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्टिक भी है, तो ड्वेल प्राइस चलेगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में ड्वेल सिस्टम चलता है। देखो हाँ कौशल्या जी वेरी गुड मॉर्निंग, अब तो आफ्टरनून ही हो गया है, खैर आप कह रहे हैं तो आप बड़े चुपके से क्लास ले रहे थे तो मेरे को समझ नहीं आया ले कौन रहा है क्लास, क्योंकि ये तो दिखता है कि कोई क्लास ले रहा है लेकिन कई बार ये पता नहीं चलता है। खैर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, वेस्ट ऑफ कंपटीशन आर फाउंड इन, वेस्ट ऑफ कंपटीशन आर फाउंड इन के भैया प्रतिस्पर्धा के नुकसान आपको किस में देखने को मिलेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड या नन। वेस्ट ऑफ कंपटीशन क्या लगता है आपको कि प्रतिस्पर्धा के जो नुकसान हैं वो आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो देखो कंपटीशन जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा किस में, कैपिटल जो इकोनॉमिक सिस्टम है ध्यान रखना, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होगा जहाँ पर गवर्नमेंट ही सब चीज़ें डिसाइड करेगी, तो वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है अगर अपन बात करें कंपटीशन का। तो वेस्ट ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के नुकसान अब ये हो सकते हैं कि देखो अगर कंपटीशन अगर ज़्यादा होता है तो कंपटीशन का वेस्ट होना तो मेरे ख्याल से कैपिटल इकोनॉमी सिस्टम में चाहिए, मतलब मुझको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन जब होगा तभी वेस्ट होगा, और कंपटीशन होता किसमें, कैपिटल इकोनॉमी के अंदर होता है। और एक वो पूछ ले कि भैया कंपटीशन किस में होता ही नहीं है, तो मैं आंसर लगाता सोशलिस्टिक में कि सोशलिस्टिक में कंपटीशन नहीं है। पर मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ कंपटीशन के ज़रूरत से ज़्यादा कंपटीशन होता है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर रिसोर्स से ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मैं उससे लिंक करके बता रहा हूँ कि मैं अपना आंसर कैपिटलिस्टिक लगा रहा हूँ। बाकी हो सकता है आंसर की और चेक कर लेंगे हम लोग कि भैया ये वेस्ट ऑफ कंपटीशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है। जैसे कौशल्या जी ने आंसर सोशलिस्टिक दिया है तो अब की में देखेंगे, मेरे को लगता है कैपिटल होना चाहिए। इन ए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी द अनक्राउंड किंग इज, देखो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी कौन सी होती है हमारी, कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट में अनक्राउंड किंग कौन होता है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ही किंग है वहाँ पर, ये वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना, जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर सोवेनिटी मिलती है यहाँ पर, तो कंज्यूमर को किंग माना जाता है कैपिटल इकोनॉमी के अंदर। और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी कौन सी होती है हमारी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, इफ द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत लिमिटेड हो तो कैपिटल इकोनॉमी हो जाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लिमिटेड होगा, क्योंकि सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, डिसीजन भी वही लेगा। ठीक है, बी आगे चलते हैं। इन ए सोशलिक इकोनॉमी बेसिक फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट। देखो सोशलिक इकोनॉमी की बात की जाए तो वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, सोशल इकोनॉमी किसके लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 6 का आंसर भी क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए। ए मिक्स इकोनॉमी सॉल्व इट सेंट्रल प्रॉब्लम, के मिक्स इकोनॉमी जो है वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो देखो मिक्स इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें दोनों हैं, जैसे उसमें तो गवर्नमेंट भी है, ध्यान रखना, उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी है, ध्यान रखना, यानी सोशलिस्टिक पैटर्न भी है, कैपिटलिस्टिक पैटर्न भी है। तो मिक्स इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो किस पर डिपेंड करेगी,
दोनों पे डिपेंड करेगी। सी का आंसर डी चला जाएगा। अब अपन चेक कर लेते हैं जहाँ पर अपन को कन्फ्यूजन हुआ था, वेस्टेज ऑफ कंपटीशन। वेस्ट ऑफ कंपटीशन क्वेश्चन नंबर 3। तो वेस्ट ऑफ कंपटीशन फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी। थर्ड का सी आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी आ रहा है कि वेस्ट ऑफ कंपटीशन आर फाउंड इन, प्रतिस्पर्धा के नुकसान पाए जाते हैं। अब मिक्स इकोनॉमी दिया हुआ है यहाँ पर, क्यों दिया हुआ है इस पर तो और चर्चा करनी पड़ेगी। इस पर तो मैंने सोचा तक नहीं है भाई कि मिक्स इकोनॉमी क्यों दिया है। तो खैर वेस्ट ऑफ कंपटीशन समझ में नहीं आया, मिक्स इकोनॉमी पे क्यों दिया है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। तो हमने पढ़ा था जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है, ध्यान रखना, उसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे भाई, वो क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। प्रॉफिट मोटिव किसका मेरिट रहता है भाई? प्रॉफिट मोटिव जो है आपको पता है वो कैपिटलिज्म को चाहिए, इनका एक ही मोटिव है प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना। नेक्स्ट है मिस्टर सतीश ने हायर किया एक बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर ग्रोथ इस बिजनेस, क्यों? उसकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। कंसल्टेंट विजिट ए फैक्ट्री, सजेस्ट सम चेंजेस वगैरह वगैरह। पर मुझको क्या समझ में आ रहा है कि सतीश ने एक बिजनेस कंसल्टेंट को रखा है जो उनके बिजनेस में हेल्प करेगा। तो यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हुआ, और बिजनेस इकोनॉमिक्स किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। क्योंकि ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो है नहीं, कोई नेशनल प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, उनको रिड्यूस करने की तो लाया नहीं है, वो अपने पर्सनल बिजनेस के बेनिफिट के लिए लेकर आया। तो ऑफकोर्स इसका आंसर जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई वो करेक्ट होगा? माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड पर्टिकुलर फर्म, ये बिल्कुल सही है। माइक्रो मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया। मैक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, ये भी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो में पूरे इकोनॉमी कंडीशन पूरी कंट्री की बात हो रही है, और माइक्रो में पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात हो रही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहे हैं। बोलो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशल्या जी आप, जो आपने एक रीज़न दिया है ना कि सर वो थर्ड वाले क्वेश्चन में मिक्स इकोनॉमी इसलिए गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके कंपटीशन को वेस्ट कर देती है, इसलिए मिक्स इकोनॉमी गया होगा उसका। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखना जो आपने बोला है ना, क्योंकि हमें भी सोचना पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं ऑन द स्पॉट, जैसे मेरे को आदत है रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि मैं अपनी खुद की भी नॉलेज चेक कर लूँ। पर होता है कई बार मेरा आंसर भी गलत हो जाता है भाई ऑन द स्पॉट। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार आंसर देख के ही नहीं आता किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मुझे उसका रीज़न नहीं पता। मेरा आंसर वहाँ पर, अब मैंने जो लगाया कॉन्सेप्ट उस हिसाब से अलग जा रहा है, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो भी सही है कि सर मिक्स क्यों जा सकता है। मिक्स इसलिए जा सकता है क्योंकि ठीक है कंपटीशन है, लेकिन गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कर करके उस कंपटीशन को वेस्ट कर देती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रीज़न मुझको भी लगता है, हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगता है आपका आंसर कौशल्या जी। द मैनेजर इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक को मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एंड इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये बात बिल्कुल सही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स गैप को दूर करती है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच होता है। इट इज़ जस्ट ए थ्योरी कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ट्रेन मैनेजर है ही नहीं, प्रोवाइड द टूल विच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट। तो आंसर इसका ऑफकोर्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स का बेसिक डेफिनेशन है, वही अपन ये कह सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, के इकोनॉमिक स्टडी का बेनिफिट क्या है? It ensure that all problem will be appropriate tackle. It help in identify problem. It enable to examine a problem in its right perspective. It give exact solution to every problem. देखो इकोनॉमिक स्टडी का, अगर हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिल सकता, देखो ये तो नहीं जाएगा। इट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल बी अप्रोप्रिएट टैकल, हाँ ये ठीक लगता है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में भी। इट एनेबल टू एग्जामिन ए प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं तो उसको एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होगा, ये किसी समस्या को उसके सही परिप्रेक्ष्य में जांचने में सक्षम बनाता है। तो मुझको लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि ये हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सही दृष्टिकोण क्या होगा, उसको किस तरीके से उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए,
वो होगा, तो 6 का सी जाना चाहिए, बाकी की और चेक कर लेंगे। देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक स्टडी, हम इकोनॉमिक स्टडी क्यों करते हैं? रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी ए और बी, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटल इकोनॉमी, इनमें से कैपिटल इकोनॉमी का फीचर जो है वो कौन सा नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट कैपिटल में होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस ये होता ही नहीं है। कौन सा पूछा? नॉट, तो सी, क्योंकि कैपिटल इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, तो आंसर 8 का सी हो जाएगा। आप आंसर लिखो ना तो क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो 8 या 7, कई बार लेट आता है ऊपर रिप्लाई, तो समझ में नहीं आता कि आपने आंसर सी या डी दिया है, तो वो किसका दिया? जैसे आपने लिखा है डी होगा, पर वो डी किसका होगा? ठीक है, डी इसका होगा, मेरे ख्याल से इसका 8 का आप सी दे रहे होंगे। ठीक है, 9 द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने बोला था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडम स्मिथ हैं भैया, उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक साइंस है, ध्यान रखना, जो वेल्थ ऑफ नेशन है उससे डील करता है। इन्होंने बुक भी लिखा था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। ठीक है, 8 को दोबारा करवाना है आपको, 8 नंबर क्वेश्चन को। ये 8 क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी का कौन सा करेक्टर नहीं है? तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। आया आपको समझ? प्राइवेट ऑनरशिप राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर सोवेनिटी होते हैं, कंपटीशन होता है, पर सी ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है ना उनका। ये एडम स्मिथ हो गया। 10th स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? एल रॉबिन्स ने दिया था, सैम्पल्सन ने ग्रोथ डेवलपमेंट, मार्शल ने वेलफेयर और एडम स्मिथ ने क्या दिया था? वेल्थ, याद है? तो इन्होंने दिया था वेल्थ, इन्होंने क्या दिया? वेलफेयर, रॉबिन्स ने दिया स्कैरसिटी और सैमुअल्सन ने क्या दिया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसका आंसर स्कैरसिटी का सी हो जाएगा 10th का। क्लियर है यहाँ तक? इन इकोनॉमिक द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड रहता है। कंज्यूमर डू नॉट हैव मच मनी, देयर विल बी ऑलवेज सर्टेन लेवल ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस रेफर्स टू, जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, जो हमने पढ़ा सोशलिस्टिक इकोनॉमी का करेक्टर होता है। ठीक है सर, 9 वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, मैच द फॉलोइंग में था, वेरी गुड। 9 वाला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर था। ओके, तो वो एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू और एडम स्मिथ, इनका वो लिखा होगा बुक्स का या डेफिनेशन का, और बोला होगा कि आप इसको मैच करो, है ना? परफेक्ट। तो खैर अपन जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना इंट्रोडक्शन का, तो इन्हीं में से आ जाए, इसमें बहुत बहुत वैरायटी दे रखी है क्वेश्चन की। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस देखो, डिमांड सप्लाई से चलता नहीं है, सेलर से चलता नहीं है, एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज ओनली गवर्नमेंट, सी हो जाएगा। सोशलिस्टिक में चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो है वो गवर्नमेंट है, वो ही डिसाइड करती है। ऐसा ही था, गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक्सप्लोइटेशन इनइक्वालिटी, मिनिमम सबसे कम एक्सप्लोइटेशन किस में होगा? सोशलिज्म में, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट को कंट्रोल करती है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स वगैरह रखती है भैया, ताकि डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो, सिगार, सिगरेट, लिकर वगैरह के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर वेलफेयर पर ज़्यादा जोर देती है। एक्सप्लोइटेशन, जैसे लेबर लॉ बनाया गवर्नमेंट ने ताकि लेबर वगैरह का भी एक्सप्लोइटेशन नहीं हो, मिनिमम वेज एक्ट बनाया इन्होंने, मैटरनिटी एक्ट वगैरह बेनिफिट्स दिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस किस में एडवांटेज होता है? कैपिटल में ही है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस कंज्यूमर सोवेनिटी मिलता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? नेशनल इकोनॉमी की करेगा एंड ग्लोबल इकोनॉमी की, करेक्ट। डिसेंट इंडिविजुअल से मतलब नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है, तो किस में जाएगा? कैपिटलिज्म के हाथ में जाएगा। कौशल जी फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स विल लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कैपिटल गुड्स, जितने ज्यादा हम प्लांट और मशीनरी, जितनी ज्यादा हम प्लांट और मशीनरी का प्रोडक्शन करेंगे फ्यूचर में उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा फ्यूचर में प्रोडक्शन उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी इकोनॉमिक इज सपोज टू आंसर। कौन सा क्वेश्चन है जिसकी स्टडी नहीं होती है? देखो, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हाउ वैन टू प्रोड्यूस और वेयर टू प्रोड्यूस, ये दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। वैन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस, अगर ये दो चीज कहीं आती है तो आप लगा सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। वैन आर गुड प्रोड्यूस, देखो है बी ऑप्शन, क्योंकि हु प्रोड्यूसेस व्हाट, यू कंज्यूम व्हाट। अब यू कंज्यूम व्हाट का मतलब आ जाएगा भैया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। हाउ टू प्रोड्यूस यहाँ पर दे रखा है, हु प्रोड्यूस व्हाट यानी यहाँ पर आ जाएगा अपना फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। लेकिन वैन आर गुड प्रोड्यूस की अगर बात की जाए, वेयर आर गुड प्रोड्यूस की बात की जाए, तो वैन और वेयर जो है ध्यान रखना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर चूज करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे जो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी हो, जहाँ पर रिलेटिव प्राइस कैपिटल का लोअर हो, सीधा आप जा सकते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्स सच ए वे मैनर दैट सोसाइटी अनलिमिटेड नीड वांट सैटिस्फाई द बेस्ट एंड पॉसिबल मैनर। डी हो जाएगा कि हमारे पास जो सीमित साधन है उनका कैसे हम बेहतर से बेहतर उपयोग करके सोसाइटी के अनलिमिटेड जो वांट्स हैं उनको सॉल्व कर सके। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें प्राइवेट और स्टेट, पार्टली स्टेट एंड पार्टली प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी में कौन सा अप्लाई नहीं होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगी, फॉर्म डिसाइड करेगी, हाउस होल्ड डिसाइड, फॉर्म वर्क एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज। डी, गवर्नमेंट प्राइमरी फोर्सेज के तौर पर काम नहीं करती है मार्केट इकोनॉमी में, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डिसएडवांटेज एलोकेटिंग? अगर मार्केट सिस्टम से करेंगे तो इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्केट इकोनॉमी में ये रिचर रिचर होता चला जाएगा, पुअर पुअर, तो गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है इसके अंदर। एक कैपिटल इकोनॉमी से डैश प्राइस को यूज करता है, हमने पढ़ाया था कि मेनली प्राइस ही ध्यान रखना है इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंट्रोल या सॉल्यूशन के लिए, ये प्राइस को यूज करते हैं कैपिटल इकोनॉमी की बात की जाए। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन रिसोर्सेज डिटरमाइन किसके थ्रू होगा? वोटिंग डन बाय कंज्यूमर, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो होगा नहीं, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। कंज्यूमर जो चीज़ आएगा वो प्रोड्यूस करेंगे ताकि इनका बिके प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स। इकोनॉमिक गुड्स को हम स्कैर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। डू नॉट एग्जिस्ट इन द एडिकेट क्वांटिटी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है कि वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव नेचर है, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही। बिजनेस इकोनॉमिक हैज ए क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, ये भी ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल, ये गड़बड़ है। हमने पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट होता है मैक्रो फैक्टर का, हमने पढ़ा था कि पेस्टल फैक्टर जो होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड मैनेजर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? के स्कोप में क्या नहीं आएगा? बिजनेस माइक्रो पर बेस्ड है, वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है, अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इट इज पर होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव होता है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव इकोनॉमी एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस इकोनॉमी, नॉर्मेटिव फाइंड आउट द रीजन for poor performance. Positive economy decide the fact that economy, while normative economy involve evaluating whether some of these goods are bad for the welfare of the people, ये मुझको ज़्यादा बेटर लग रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट होते ही नहीं है, पॉजिटिव वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पे होता है, और आपको बताया कि जो हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो गुड और बैड वेलफेयर पर बात करती है, वैल्यू जजमेंट्स पर बात करती है। खैर ये इसका हिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए टॉपिक स्टडी इन मैक्रो? मैक्रो में आना है अगर तो पूरा कंट्री का बात होगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, मेरे ख्याल से सी जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन की बात हो रही है पूरे कंट्री के लिए। स्टील इंडिविजुअल हो गया, केवल कॉटन इंडिविजुअल हो गया, चाय और कॉफ़ी इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव या आदर्श अर्थशास्त्र उस पर अगर हम बात करें, नॉर्मेटिव होगा, सजेशन होगा, सजेशन ढूंढना अपने को। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, इकोनॉमिक सोशल साइंस, द मिनिमम वेज शुड बी, देखो यहाँ पर आ रहा है सजेशन आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सब्जेक्ट मैटर कौन सा नहीं है? तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए काम करेगा। शुड ऑफ फॉर्म, ये ठीक है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, प्राइस क्या होना चाहिए, हाउ विल द प्रोडक्ट प्लेस, ये भी ठीक है। हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ें बिजनेस में यूज़ नहीं की जाएगी,
बिजनेस इकोनॉमिक बिजनेस प्रॉब्लम को यूज़ करेगी, ना कि नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक। क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस में जाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो का कौन सा नहीं होगा? मैंगो इंडिविजुअल हो गया, दिल्ली डिपार्टमेंट डीजल हो गया, फिर मैंगो की बात हो रही है नेशनल इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ रेट, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नेशनल इकोनॉमी की बात हो रही है जिसकी स्टडी मैक्रो में होगी, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच एन इकोनॉमी विदाउट स्कैरसिटी कुछ हो ही नहीं सकता है भाई, चाहे आप सारे लोग फार्मर हों, चाहे सभी लोग करोड़पति अरबपति हों, या इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आंसर डी जाएगा। ऐसा कोई इकोनॉमी होगा ही नहीं जो विदाउट स्कैरसिटी हो। आपके पास कितना ही पैसा हो, आपकी रिसोर्सेज आपकी वांट्स के कंपैरिजन में ध्यान रखना लिमिटेड ही रहेंगे। राम ने बोला माय कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, कृष्णा ने बोला डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट, मधु ने बोला गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी। इन दिस कन्वर्सेशन हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट देखना है। नॉर्मेटिव की खास बात क्या होती है कि वो नेचर वाइज सजेस्टिव होते हैं, सजेशन सुझाव दिए जाते हैं, और सजेशन या हमें सुझाव के बारे में पता कैसे चलता है? जिसके अंदर शुड बी या ऑट टू बी वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? शुड बी या ऑट टू बी वर्ड आते हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझको कहाँ दिख रहा है? ऑट टू गारंटी। तो आंसर मधु हो जाएगा इसका, कि मधु ने जो बोला है वहां पर हमें सुझाव या सजेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया? मैक्रो अप्रोच में नहीं है, तो जीएनपी ये तो मैक्रो है। एबीसी लिमिटेड एक इंडिविजुअल हो गया, ये नहीं आएगा। इन्फ्लेशन पूरा कंट्री पर आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री का आ रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, माइक्रो का है। स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है पूरी कंट्री की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो में स्टडी एग्रीगेट होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लेना हमें, कोई भी लॉ हो पॉजिटिव पे होता है। एनालिसिस द रिलेशनशिप प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड हो गया देखा जाए तो, और जितने भी लॉ हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, प्रूव होते हैं। पॉजिटिव है, ध्यान रखना, कि डिटरमाइनिंग हाउ मच शुड भी आ रहा है, देखो फेयर प्राइस की बात हो रही है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, तो कहीं ना कहीं नीचे अगर देखा जाए तो वो हमें सजेशंस दिखाई दे रहे हैं। ये सीधा एक स्टेटमेंट है, लॉ है कि नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेट बोल सकते हैं। स्टडी किसका होता है? एग्रीगेट का। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से ध्यान रखना। तो मैक्रो मीन्स एग्रीगेट। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इम्पोजेस लिमिटेशन ऑन, सब पे ही डालेगा वो, तो चाहे हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, सभी होगा, हाउस होल्ड, बिजनेस, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशनल एज ए होल। बिल्कुल स्कैरसिटी में तो सभी आएगा, ऐसा कोई है ही नहीं जिसपे स्कैरसिटी ना हो, सब पे आएगा, नॉट तो लगाना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, हमें सजेशन देखना है। देयर इज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी मार्केट इकोनॉमी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी। देखो शुड भी आ रहा है, सुझाव आ रहा है कि इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, ये मिक्स इकोनॉमी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सजेशन है, सुझाव आते ही स्टेटमेंट नॉर्मेटिव हो जाएगा। व्हाट इंप्लीकेशन डज रिसोर्स स्कैरसिटी हैव फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट? रिसोर्स स्कैरसिटी, क्योंकि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, सही है। रिसोर्स स्कैर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज वांट्स के कंपैरिजन में क्या होता है? लिमिटेड होते हैं। वी विल नेवर बी फेस नीड टू मेक चॉइस, वी मस्ट डेवलप वेज ऑफ डिक्रीज, ये कुछ मतलब नहीं है। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन, तो कोई स्कैरसिटी, रिलेटिव स्कैरसिटी, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बीच में आया गया खैर, कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कैर से रिलेटिव टू। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होता है, तो ये वर्ड नहीं आना चाहिए, सार नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नेचर वाइज क्या है? प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है, और प्रैग्मेटिक का मतलब पता है क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, इन्वॉल्व प्रैक्टिकल, ये सही है। इनकॉर्पोरेट टूल ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन सी है, इसको इंटर डिसिप्लिनरी बोला जाता है, आंसर इसका डी हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे अगर, तो ऑलरेडी स्कैर्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इंक्रीज होगी। द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू सेटल अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्कैर्स, पहला रीजन बिल्कुल सही है। क्रूशियल टू हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज सेटिस्फाई अनलिमिटेड रिसोर्स अल्टरनेटिव, बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सारी बातें बिल्कुल सही हैं, तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये की है, आई होप मेरे सारे आंसर सही गए हो भाई। और
मैंने थोड़ा इसको फटाफट भी कराया नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ऑलरेडी वीडियो लंबा ही चल रहा था। आप लोग वर्ड की फाइल में इन चीज़ों को खुद भी सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन ईजी थे और कंटेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन ईजी भी लग रहे थे। और लगभग कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, 11th 12th सीए फाउंडेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भी दे रहे हैं, इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, खुद ही करेंगे, बिल्कुल सही है कि एक बार खुद करना भी ज़रूरी है। क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना आप लोग फाइल से, और दिक्कत अगर आती है तो आप लोग एक बारी जो है वो स्लाइड को या वीडियोस को देख लेना। बाकी मैं हूँ ही, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।